Hello everyone, let's continue our first chapter of History class 10, The Rise of Nationalism in Europe. Students, today we'll do the last part of the chapter. In our previous videos, what we had seen that how nationalism spread in the European nations, how the French Revolution had its impact or influence on the other European countries, how so many nations got unified, है ना. जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड में भी कुछ रिवॉल्ट्स हुए, सिलेशिया में कुछ रिवॉल्ट्स हुए. तो इन सब में हमने देखा कि हाउ पीपल नाउ वांटेड टू हैव अ नेशन, और बहुत सारी कंट्रीज जो थी अपने आप को एक नेशन स्टेट बनाने में कामयाब भी हुई. वो हमने अपनी पिछले वीडियोस में देखा. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे दैट हाउ दिस कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म turned or changed into imperialism and then finally it caused the World War I. प्रथम विश्व युद्ध, आप सबने सुना होगा वर्ल्ड वॉर के बारे में. तो कैसे ये नेशनलिज्म के फीलिंग इम्पीरियलिज्म में चेंज होगी, और इस इम्पीरियलिज्म के कारण हुआ क्या कि देयर वाज अ सिचुएशन व्हिच कॉज्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू लर्न दीज टर्म्स. नेशनलिज्म के बारे में तो हम सबको ही पता है, आप लोगों को टर्म बिल्कुल क्लियर होगी कि नेशनलिज्म क्या था. इट वाज अ नेशंस लव फॉर द नेशन, कि ये मेरी कंट्री है, ये मेरा देश है, ये मेरा राजा है, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ. दैट वाज द नेशनल फीलिंग और द लव फॉर द नेशन. नेशनलिज्म में क्या हुआ था, लोग आपस में जुड़ गए थे एक दूसरे के साथ, है ना. लेकिन बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे दे बिकम इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर. यानी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट की अगर हम लोग अब बात करते हैं, जैसे जर्मन अलग हो गया था, ब्रिटेन एक नेशन बन गया था, फ्रांस एक नेशन बन चुका था, तो ये अलग अलग नेशंस तो बन गए थे. बट अब हो क्या रहा था, नेशनलिज्म में तो ये था मैं मेरा देश. लेकिन अब मेरा देश बनाने के बाद इन लोगों के अंदर क्या चीज़ें आ गई थी कि अब मैंने अपना देश तो आज़ाद करवा लिया, मैं तो एक नेशन बन चुका हूँ, बट नाउ आई हैव टू एक्सपैंड माई टेरिटरी. मुझे अपना एरिया और बढ़ाना है. यानी जिस चीज़ से वो लोग खुद आज़ाद हुए थे, अब उसी चीज़ में दे वर स्टेपिंग इन, है ना. उन्होंने खुद अपने आप को किसी दूसरे देश के कब्जे से आज़ाद करवाया था. और अब वो लोग क्या कोशिश कर रहे थे कि मैं पावरफुल हूँ, क्यों, क्योंकि मैं आज़ाद हो गया, और अब मुझे और पावरफुल बनना है. और उस समय अपनी पावर दिखाने का तरीका क्या था, कैसे पावरफुल बनना है, बाय डोमिनेटिंग अदर नेशंस, अदर स्मॉल नेशंस. और इसी कारण से हुआ क्या, दे वर ऑलवेज रेडी टू गो टू वॉर. हर समय वो लोग किसी के लिए तैयार थे, युद्ध करने के लिए, क्योंकि दूसरे देश पर कब्जा करना है तो उसके लिए उन्हें युद्ध करना पड़ेगा. तो अपनी यही जो फीलिंग है, देखो नेशनलिज्म है माई कंट्री इज बेस्ट, दिस इज माई नेशन एंड माई कंट्री इज द बेस्ट. लेकिन इम्पीरियलिज्म क्या है, इम्पीरियलिज्म अगर मैं टर्म बताती हूँ तो उसमें सिर्फ मेरी ही कंट्री बेस्ट है, यानी मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ एंड आई हैव टू डोमिनेट ऑल द नेशंस. वो फीलिंग क्या होगी, इम्पीरियलिज्म. यानी अपनी पावर दूसरों के ऊपर थोपना, अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए दूसरों को और ज़्यादा डोमिनेट करना. दैट फीलिंग वॉज द इम्पीरियलिस्ट या इम्पीरियलिज्म. अब इन्हीं कंट्रीज ने क्या करना शुरू किया, इन्हीं कंट्रीज ने अपने इन इम्पीरियलिस्ट एम्स को फुलफिल करने के लिए क्या करना शुरू किया. पहले तो उन्होंने लोगों को बताया नेशनलिज्म के बारे में, अब लोगों के अंदर देश प्रेम आ गया. अब उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया लोगों के सामने टू फुलफिल देयर एम ऑफ इम्पीरियलिज्म, ताकि वो लोग अपने टेरिटरी बढ़ा सके. तो उन्होंने लोगों के मन में कैसी बातें डालनी शुरू की कि अगर हम लोग अपना एरिया बढ़ाएंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगे, हमारे पास मनी भी ज़्यादा होगा, सोर्स ऑफ इनकम हमारे लिए बढ़ जाएगा. तो इस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म के फीलिंग को क्या करना को दूसरे रूप में लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया. ना अब वो लोग चाहते क्या थे, वाई दिस नेशंस फीलिंग और नेशनलिस्ट फीलिंग वाज टर्निंग इनटू इम्पीरियलिज्म. बिकॉज जब ये देश आज़ाद हुए बेटा, तो आज़ाद तो हो गए. इंडिया का मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी. इंडिया आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद उसको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. जॉब्स नहीं थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें, हमारे पास कोई सोर्स ऑफ प्रोडक्शंस नहीं थे, टेक्नोलॉजीज नहीं थी, हमारे जो लोकल वीवर्स थे उनको कितना कंपटीशन फेस करना पड़ता था. यही प्रॉब्लम इन्हीं नेशंस को भी आई थी. और अगर हम लोग बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की ना, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले आ चुका था. मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज़ में 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था.
अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो मेजर कंट्रीज थी, जो पावरफुल कंट्रीज थी, इनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो सभी के पास अपनी अपनी मार्केट ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो अब और पैसा कमाने के लिए इनको क्या करना था, इनको न्यू मार्केट्स की ज़रूरत थी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इनको न्यू रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। तो अपनी कंट्री के रिसोर्सेज तो दे वर ऑलरेडी यूजिंग, तो अब न्यू रिसोर्सेज कहाँ से लाएं? तो इसलिए अब इनको क्या चाहिए था, दे वांटेड टू गेन मोर टेरिटरीज टू गेट मोर रिसोर्सेज, क्योंकि जिस देश के ऊपर कब्जा करेंगे वहाँ की मैन पावर को भी ये यूज़ कर पाएंगे, उस देश में मिलने वाले रिसोर्सेज को भी ये लोग यूज़ कर पाएंगे, प्लस अब वहाँ की मैन पावर जो मनी प्रोड्यूस करेगी उसको भी ये लोग क्या करेंगे, इन अ फॉर्म ऑफ टैक्सेस दे विल बी एबल टू यूज इट। प्लस लास्ट में जब इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो उन्हीं देशों को ये अपनी मार्केट बना लेंगे, है ना। इस तरीके से अपने जो है मनी मेकिंग प्रोडक्शन के लिए या अपने बेनिफिट्स के लिए दे वांटेड टू गेन मोर एंड मोर टेरिटरीज। और इन्हीं सब के बीच में जो एक एरिया था which was, we can say, the most serious source of nationalist tensions in Europe, that was the area of Balkans. उसको हम लोग बाल्कन स्टेट्स या बाल्कन रीजन भी बोलते हैं। It will be tensions here, okay. And after 1871 ये जो बाल्कन रीजन था ये एक ऐसा रीजन उभर कर सामने आया बेटा जहाँ पर सभी जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी, उसमें चाहे फ्रांस आ गया, जर्मन आ गया, ब्रिटेन आ गया, रशिया आ गया, ये सभी मेजर जो यूरोपियन पावर्स थी, दोज वांटेड टू कैप्चर दिस रीजन। अब बाल्कन रीजन में ऐसा था क्या, क्यों जो है सभी कंट्रीज इसको अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी? तो सबसे पहले तो हम लोग बाल्कन रीजन देखते हैं कौन सा था। यू कैन सी हेयर इन द मैप, यू कैन सी द बाल्कन रीजन। वो बाल्कन रीजन कौन सा था? इट वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस। कैसे जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस? आई विल शो यू हेयर। यू कैन सी दिस पार्ट, क्रोएशिया, ओके, अल्बानिया, ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया, दिस कंप्लीट एरिया मेक्स द बाल्कन स्टेट। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, आपने इंडिया के बारे में सुना होगा, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो पेनिनसुलर प्लेटू है, तो दिस इज ऑल्सो अ पेनिनसुलर प्लेटू। और यहाँ ज्योग्राफिकल वेरिएशन क्यों है? दो कारण से है। इंडिया प्लस उसकी नेबरिंग कंट्री को ना बेटा इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नदन में जो हिमालयज है प्लस सदर्न में जो तीनों ओशंस ने इसको सराउंड किया हुआ है, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उसके कारण यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस इन कंपैरिजन टू अदर एशियन कंट्रीज इट इज टोटली डिफरेंट। सिमिलर इज हेयर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसी तरह की सिचुएशन यहाँ भी है। यहाँ पर माउंटेन है। पहली बात तो इसका नाम बाल्कन रीजन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर माउंटेन है, एक बाल्कन माउंटेन, ओके। उसी माउंटेन के नाम पर इस रीजन का नाम क्या पड़ा? बाल्कन रीजन। दूसरा मैंने बोला ये भी एक पेनिनसुलर एरिया है। वाई इट इज अ पेनिनसुलर एरिया? आप देखेंगे इसके वेस्टर्न साइड में एड्रियाटिक सी एंड लॉनियन सी है। साउथ की अगर मैं बात करती हूँ, साउथ में आप यहाँ पर देखेंगे मेडिटेरेनियन सी है, इस तरफ एशियन सी है और यहाँ पर ब्लैक सी है। तो तीनों तरफ से ट्रायंगुलर शेप हो गई। यहाँ भी ओशंस हैं, नीचे भी ओशन है एंड ईस्टर्न साइड में भी ओशन है। तो इन तीनों तरफ से पानी से घिरे होने के कारण वही एरिया पेनिनसुला कहलाता है। द लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम 3 साइड एंड लैंड मास फ्रॉम 4th साइड। तो इसमें भी वही सीन है, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, 4थी साइड में इसके माउंटेन है। दैट इज वाई दिस इज अ पेनिनसुला पार्ट। और इसी कारण से इसको एक अलग ज्योग्राफिकल रीजन है। और यहाँ के जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो भी क्या थे? बिल्कुल डिफरेंट थे। दूसरी चीज, यही जो पार्ट था ऑटोमन एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, ऑल दीज यूरोपियन स्टेट्स वर द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर किसके कंट्रोल में था? वी हैड डन इट अर्लियर, टर्की के कंट्रोल। देखो ये हमारा सारा बाल्कन रीजन है और यहाँ पे टर्की के कंट्रोल में था और ये जो है पूरा मुस्लिम एम्पायर था। लेकिन हुआ क्या? आपने ग्रीस की इंडिपेंडेंस वॉर के बारे में पढ़ा था, 1821 में शुरू हुआ था, 1832 में इट वाज फाइनली एंडेड, ठीक है।
तो ग्रीस जब आज़ाद हुआ, इट वॉज एट द टाइम ऑफ रोमेंटिसिज्म। मैं आपको याद दिलवाऊंगी, हमने रोमेंटिसिज्म का एक टॉपिक किया था जिसमें पोइट्स ने एक अलग तरीका यूज किया था नेशनलिज्म स्प्रेड करने का, और ग्रीस के इंडिपेंडेंस में भी एक पोइट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, दैट वाज लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ये एक इंग्लिश पोइट थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ऐसे रोमेंटिसिज्म के टाइम पे क्या हुआ, बाकी जो ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में जो बाकी नेशंस थे, दे ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। वो भी अब चाहते थे कि जैसे ग्रीस अलग हो गया, जैसे बाकी यूरोपियन नेशंस में दे आर गेटिंग इंडिपेंडेंस, नाउ वी आल्सो नीड टू गेट सेपरेट, वी आल्सो नीड द इंडिपेंडेंस। और धीरे धीरे हुआ क्या, टर्की में भी जो इनके फर्दर सक्सेसर्स थे, यानी आगे आने वाले जो भी राजा बने ऑटोमन एम्पायर में, दोज वर नॉट सो पावरफुल कि वो इस पूरे एम्पायर को संभाल सके। इसके कारण क्या हुआ, जैसे जैसे ऑटोमन इनके जो सक्सेसर्स थे दोज वर नॉट सो पावरफुल, इसके कारण ऑटोमन एम्पायर स्टार्टेड टू डिसइंटीग्रेट। नीचे देखेंगे आप, वो क्या धीरे धीरे टूटने लगा। अब लोग जो है अपने आप को, यानी इसमें अब जो छोटी छोटी कंट्रीज हमने देखी, बुल्गारिया देखी, अल्बानिया देखी, रोमानिया देखी, ये सभी छोटी छोटी कंट्रीज क्या थी, अब अपने आप को अलग करना चाहती थी, जिसके कारण अब क्या होगी, इस पर्टिकुलर रीजन में, कहाँ पे, इस पर्टिकुलर रीजन में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सभी देश आपस में लड़ रहे हैं आज़ाद होने के लिए। जो आज़ाद हो रहे हैं, देखो आगे सुनेंगे, पहले तो वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, आज़ाद होने के बाद अब देखो ये छोटे छोटे देश हैं, अभी अपना खर्चा कैसे चलाएं, इकोनॉमिक ग्रोथ तो चाहिए, पैसा तो चाहिए हाथ में खर्चा चलाने के लिए, खर्चा कैसे चलाएं। अब उसके लिए तो क्या सोच रहे हैं, मैं आज़ाद हो गया, मैं साइड वाले के ऊपर कब्जा कर लेता हूँ। तो इस पर्टिकुलर रीजन में क्या हुआ, they started getting independent, plus they tried to dominate the other neighboring states जो थे, उनको ये लोग डोमिनेट करने की कोशिश करने लगे। इसके कारण ये जो एरिया था, ये जो पर्टिकुलर बाल्कन रीजन था, बहुत एक्सप्लोजिव हो गया। देखो युद्ध दो तरीके से हो रहे हैं, एक तो पहले खुद को आज़ाद करवाने के लिए, फिर दूसरा दूसरे के ऊपर कब्जा करने के लिए। तो डबल साइड वॉर हो गया, ये तो अपने लिए भी लड़ रहे हैं, फिर दूसरे, पहले अपने को आज़ाद करवा रहे हैं, फिर दूसरे के ऊपर अपनी डोमिनेंस कर रहे हैं। इसके कारण बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल राइट्स। बाल्कन आल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज। अभी वो लोग आपस में तो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी डोमिनेंस, वो लोग भी बेशक से वो छोटे छोटे देश हैं, बट वो अपनी डोमिनेंस शो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही हो क्या रहा है, अभी जो बड़ी पावर्स थे यूरोपियन, मैंने आपको बताया था कि इसके कारण देखो कहीं ना कहीं एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी, वो देखेंगे हम। अभी इस एरिया में ना उतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना नहीं आया था अभी यहाँ पर। और जो बड़ी पावर्स थे यूरोप की, जर्मन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, इन सबको क्या चाहिए थे, इनको अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट चाहिए थी, इनको और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इनको रिसोर्सेज चाहिए थे। वो रिसोर्सेज इनको कहाँ नज़र आए उस समय, इस बाल्कन रीजन में नज़र आए। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर ऑलरेडी सिचुएशन ऐसी है, तो दे शुड ऑल्सो अटैक ओवर दिस कंट्रीज, और जौन सा हिस्सा हमारे अंदर आता है हम क्या करते हैं, उसको ग्रैब कर लेते हैं। दे ट्राई टू ग्रैब द नेशंस जहां भी पॉसिबल हो सका, और इसमें सभी रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, दे ऑल वर कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ द अदर पावर ओवर द बाल्कन्स एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, विच कल्मिनेटेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब उसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ आप सोचेंगे, क्योंकि बेटा इन कंट्रीज ने देखो अपनी पावर बढ़ाने के लिए क्या कर रखा था, बहुत सारे दूसरे स्टेट्स पर, यूरोप प्लस एशियन कंट्रीज में क्या कर रखा था, अपना इन्होंने कब्जा कर रखा था, जिसमें आपको पता होगा इंडिया भी एक था जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, इंग्लैंड के अंडर था। तो इन्होंने इन रीजन्स को, अलग रीजन्स को जीतने के लिए इन्होंने किया क्या, इनकी जो कॉलोनीज थी, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कॉलोनीज क्या होती हैं। ये जो यूरोपियन पावर्स थी, इन्होंने जिन भी देशों पर अपना कब्जा कर रखा था, उन देशों को इनकी कॉलोनीज बोला जाता था। ठीक है, जैसे इंडिया उस समय ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, ऐसे जर्मन ने जिस जिस पार्ट्स के ऊपर अपना कब्जा किया होगा, जिनको भी अपने टेरिटरी में मिलाया होगा, वो उनकी कॉलोनीज थी। तो इन्होंने इनको जीतने के लिए, अब इतने मैन पावर उनके पास नहीं थे, इतने सोल्जर्स उनके पास नहीं थे, तो इन कंट्रीज ने किया क्या, इनकी जितनी भी कॉलोनीज थी वहाँ की आर्मी को भी इन्होंने यूज किया
टू विन दिस रीजन्स। अब इन रीजन्स को वॉर्न करने के लिए जब दूसरी कंट्रीज भी आ रही हैं तो क्या हो रहा है, देखो इंडिया से भी अटैक हो रहा है, अफगानिस्तान से भी अटैक हो रहा है, क्योंकि इन कंट्रीज को दूसरी यूरोपियन कंट्रीज ने कंट्रोल में किया हुआ है, अपने कब्जे में किया हुआ है, उनकी टेरिटरी में है, वो उनकी कॉलोनी से। तो हो क्या रहा है, चारों तरफ से देयर इज अटैक एक दूसरे के ऊपर, सभी जो है एक दूसरे के ऊपर, सभी कंट्रीज प्लस उनकी कॉलोनीज एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही हैं टू गेन मोर एंड मोर टेरिटरीज। इसके कारण से जब चारों तरफ से अटैक हो रहा है तो शांति तो हो ही नहीं सकती। इसी कारण से क्या हुआ, देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अभी यहाँ पे इस चीज़ को आप और अच्छे से समझ सकते हैं। देखो ये है आपका ब्रिटिश एम्पायर 1900 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कब था बेटा, 1914 में जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो कि 1918-19 तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 मेजर जो कंट्रीज थी उनके एम्पायर्स दिए हुए हैं। देखो ब्रिटिश एम्पायर, जहाँ जहाँ पर भी आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है, देखो नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ पार्ट है, उसके बाद अफ्रीका में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सभी जगह पर किसकी टेरिटरीज थी, ये कॉलोनीज किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी। यहाँ पे आप रशियन एम्पायर देख सकते हैं, उसने कितना बड़ा हिस्सा जो है यूरोप का अपने कंट्रोल में किया हुआ था। नीचे आप जर्मन एम्पायर देख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको डार्क ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, दीज वर द कॉलोनीज ऑफ द जर्मन एम्पायर। तो इन्होंने सिर्फ खुद नहीं लड़े, यानी ब्रिटिश खुद अकेला, ये ब्रिटेन तो अकेला यहाँ पर है, जर्मन अकेला यहाँ पर है, रशिया अकेला इस साइड है। तो ये अकेले ना लड़के जितनी टेरिटरीज इनके कंट्रोल में थी, इन्होंने इसको भी युद्ध में डाल दिया। तो होगा क्या, आप देखो चारों तरफ से अटैक हो रहा है। अब चारों तरफ से अटैक हो रहा है तो ऑफ कोर्स क्या होगा, देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड वॉर। This is the reason that when all these colonies were used in war by these empires to win more and more territories, and this situation creates the situation of First World War. देखो यहाँ पे एक आर्टिस्ट ने बहुत ही अच्छी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है यूरोपियन मैप की एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि कैसे सभी कंट्रीज जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक वो कर रही हैं, कितने वो हिंसक बन चुकी हैं, है ना। यहाँ पे ये रशियन एम्पायर है, यहाँ पे जर्मन एम्पायर है, ये इटली है, यहाँ पर आपका बाल्कन स्टेट है, ये टर्की है। तो सभी देश एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, दे आर अटैकिंग ओवर द अदर नेशंस। वाई? जस्ट टू गेन मोर एंड मोर पावर, जस्ट टू शो देयर डोमिनेंस। दैट्स वाई दिस बाल्कन रीजन, यहाँ पर जो टेंशन्स क्रिएट हुई, यहाँ पर जो मिशन स्टार्ट हुआ ना बेटा इंडिपेंडेंस गेन करने का, देखो वो मिशन कहीं ना कहीं किस में टर्न हो गया, इट टर्न इनटू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फुलफिलनेस ऑफ द इंपीरियलिस्टिक एम ऑफ द बिग पावर्स। ओके, सो हियर आवर चैप्टर इज फिनिश। आई होप बेटा आपको सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं भी आपको कोई भी डाउट आता है, प्लीज फील फ्री टू आस्क, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, I'll clear your doubts। और यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। We'll do the question answers in our next series. Till then, all of you take care and have a good day.